सो आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जैसे कि हम पिछले क्लास में एक रिएक्शन किए थे जिसमें मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में बर्न किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है MgO। ठीक, तो हमको मेन बात है कि इक्वेशन का ज़रूरत हमको क्यों पड़ता है ना। जैसे कि हम क्या चाहते हैं कि हर चीज़ का सिंप्लीफिकेशन चाहते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा तरीका हो कि हमको इतना लंबा चौड़ा चीज़ लिखना ना पड़े। जैसे कि अब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, हमको इस स्टेटमेंट को पूरा लिखना पड़ेगा तो ही कोई समझ पाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम का छुटकारा के लिए एक शॉर्टकट मेथड ढूंढा गया जिसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। कि मतलब बस एक रूल्स हो जिससे बड़ा बड़ा इक्वेशन को मतलब क्या हुआ है उसमें, उसको हम एक छोटे से 2-4 वर्ड्स में बता सकें। सिंपली वही केमिकल इक्वेशन है। तो केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन अगर हमको लिखना है तो हम देखिए, जैसे कि यहाँ पर है कि व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज़ बर्न्ड इन एयर इट गेट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर हमको लिखना पड़ा उसी को मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इट गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये फिर भी कुछ तो छोटा है पहले वाले स्टेटमेंट से। सो हम आगे इसको देखेंगे और हम छोटे तरह से कैसे लिख सकते हैं। सो हम केमिकल इक्वेशन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। ए केमिकल इक्वेशन हम केमिकल इक्वेशन को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ए केमिकल इक्वेशन इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूलेज। यानी कि केमिकल इक्वेशन वो है, केमिकल इक्वेशन क्या है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसका रिप्रेजेंटेशन है? केमिकल रिएक्शन का। और उसको हम दिखाते हैं इन टर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला। ठीक है फ्रेंड्स। सो जैसे कि हम यहाँ देखें कि यहाँ हम लिखे थे कि मैग्नीशियम रिबन इज़ बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो यहाँ इस चीज़ को हम उससे थोड़े कम शब्दों में लिखते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और हम इसको और छोटे टर्म में लिखते हैं, हम इसको कहेंगे वर्ड इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है। अगर आप वही सिंबल यूज़ करेंगे, जैसे कि मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है तो हम यहाँ Mg यूज़ किए हैं इसके लिए। ऑक्सीजन का सिंबल O2 होता है। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्लियर है। चलिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस केमिकल इक्वेशन वही है कि जो भी चेंजेस आया है उसको हम सिंबॉलिक टर्म में दिखाते हैं, वो केमिकल इक्वेशन। सो आप इसको हिंदी में अगर डिफ़ाइन करना है, रासायनिक समीकरण प्रतीकों और सूत्रों के संदर्भ में रासायनिक प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करता है। बस इतना ही छोटा सा डेफिनेशन है इसका। अब जैसे कि केमिकल इक्वेशन में क्या क्या चीज़ होना चाहिए, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे। सो केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन में कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि फैक्ट, यानी कि जो भी बात लिखा गया है वो सच होना चाहिए। अब जैसे कि हम यहाँ लिख रहे हैं कि आपको लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मेशन का, तो आपको इक्वेशन में ये नहीं लिख देना है कि वाटर और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है या फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है तो वाटर बन रहा है। ठीक है, ये फैक्ट होना चाहिए। जो लिखा हुआ है उसी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो केमिकल इक्वेशन होगा। ठीक है,
दूसरा, ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना चाहिए। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे कि इन ए केमिकल रिएक्शन मास कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास जो है ना तो डिस्ट्रॉय होता है ना ही क्रिएट होता है। इस लॉ को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, एक मैग्नीशियम है, 2 ऑक्सीजन है, लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है और 1 ऑक्सीजन है, तो ये बैलेंस नहीं है, इसको हमको इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 लिख कर और यहाँ भी हम लिखेंगे 2। अब ये बोथ साइड बैलेंस हो गया, इस साइड और इस साइड, तो ये हुआ हमारा पूरा केमिकल इक्वेशन, यानी कि इसको दोनों तरफ बैलेंस भी होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का सिंपली कहना है कि अगर आप मान लीजिए कि रिएक्टेंट ये 2 किलो है, ये 3 किलो 2 किलो, तो आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो 5 किलो का मिलेगा। बस सिंपली यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो किसी भी केमिकल प्रॉपर्टी में ये प्रॉपर्टी ज़रूर होना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसी भी केमिकल इक्वेशन में रिएक्शन को इसीलिए बैलेंस किया जाता है कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सके। और थर्ड प्रॉपर्टी है स्टेट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस किस स्टेट में है ये भी बताता है केमिकल इक्वेशन। वो सॉलिड में है या लिक्विड में है या गैस में है, ये सब बताता है केमिकल इक्वेशन में, ये सब प्रॉपर्टी होता है। वैसे तो प्रॉपर्टी बहुत सारा है, लेकिन मेन जो 3 प्रॉपर्टी है ये आपको याद रखना है कि उसमें फैक्ट होना चाहिए, और इट शुड ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन उसको करना चाहिए। तीसरा है स्टेट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि पदार्थों की अवस्था वो किस स्टेट में है ये पता होना चाहिए। ये 3 प्रॉपर्टी है। वही है कि अब बैलेंस इक्वेशन, उसी इक्वेशन को हम बैलेंस कर दिए तो वो बैलेंस इक्वेशन हो गया। जैसे कि तो बैलेंस इक्वेशन को हम डिफाइन करेंगे, ए बैलेंस इक्वेशन A balanced equation is a reaction where the number of atoms in each element of chemical equation is the same for both sides. Both sides यानी कि reactant and product, यानी कि कोई भी बैलेंस इक्वेशन में क्या होगा कि बोथ साइड्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उसमें नंबर ऑफ एटम बोथ साइड में इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम रिएक्शन देखते हैं जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का। देखिए जैसे कि हम यहाँ पर जिंक में देखते हैं इस साइड पे, इस साइड को हम रिएक्टेंट कहते हैं, जो रिएक्शन होने वाला है, ये साइड रिएक्टेंट हो गया। हिंदी में इसको अभिकारक कहते हैं, अभिकारक। और ये साइड प्रोडक्ट है, इसको उत्पाद, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिंक यहाँ पर इस साइड में जिंक, देखिए हम एक टेबल बना लेंगे, उस टेबल में आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखिए। जिंक यहाँ पर 1 है, इस साइड जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 है, इस साइड यहाँ 2 हाइड्रोजन है, ये आप देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन।
सल्फ़र एक, यहाँ सल्फ़र एक एटम है, ऑक्सीजन का 4 एटम। अब वही चीज़ देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि ये तो सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम, सब सेम है। तो ऐसे इक्वेशन को हम बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। वैसे इक्वेशन को हमेशा बैलेंस होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान का संरक्षण नियम का पालन करना होता है। इसीलिए हर केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होता है, और बैलेंस्ड नहीं है तो उसको बैलेंस किया जाना चाहिए। सो हम यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम ऑन बोथ साइड ऑफ एरो, सो इट इज़ कॉल्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। तो अब हम देखेंगे कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है, जो कि इम्पॉर्टेंट है इक्वेशन को बैलेंस करना। कैसे हम करेंगे इक्वेशन को बैलेंस, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक एग्जांपल है, आयरन और वाटर, ये बनाता है फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि एक मेटल वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो H2 गैस का फॉर्मेशन कर रहा है। सो हम इसका भी डिटेक्शन उसी मेथड से कर सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। लेकिन अभी हम लोग को पढ़ना है बैलेंस। तो देखिए एक टेबल बनाएंगे इस तरह, ये हुआ रिएक्टेंट साइड, ये हुआ प्रोडक्ट साइड। तो पहले हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि फेरस आयरन 1 है, यहाँ पर आयरन 1 है, ये 2 है, यहाँ पर हम देखते हैं हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर 1। अब इस साइड देखते हैं, आयरन इस साइड 3 है, जबकि इधर कितना था 1। इधर देखिए ये दोनों ठीक है, इक्वल है, ये अलग है। तो हमको बैलेंस में क्या है कि सभी एटम को बैलेंस होना चाहिए, ये तो हम जानते हैं। सो अब देखते हैं कि बैलेंस कैसे किया जाए। सो कुछ नहीं करना है कि आपको, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें आप देखिए कि कौन एलिमेंट कितना है। सो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि पहले जो भी कंबाइन फॉर्म में है उसको बैलेंस कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर कंबाइन फॉर्म में देखिए आयरन क्या है, ये फ्री स्टेट में, यहाँ पर आयरन क्या है कंबाइन फॉर्म में, यहाँ पर ऑक्सीजन कंबाइन है, ऑक्सीजन यहाँ भी कंबाइन। तो पहले हम कोशिश करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करते, ठीक है। सो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, आपको पूरा प्रोडक्ट का ये लिखना पड़ेगा कि कितना कितना किस में क्या है। जैसे कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम ऑफ ऑक्सीजन, सो नंबर ऑफ़ एटम ऑफ ऑक्सीजन इस साइड में 1 है, इस साइड में 4 है। तो हम क्या करेंगे कि इस 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्या मिलता है, देखिए 4O2 आ गया, 4H2O और यहाँ पर 1। तो अब हम क्या देख रहे हैं, देखिए 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 8 हो गया। जैसे कि आयरन हम लोग ऑक्सीजन बैलेंस कर रहे थे, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, इस साइड 4 ऑक्सीजन, इस साइड 4 ऑक्सीजन, ये तो ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम है हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन यहाँ पर 8 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। तो अब हम क्या करेंगे कि इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गया, 8 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ फेरस को 3 से कर दें। सो ये इक्वेशन आपका हो गया बैलेंस्ड। सो बैलेंस्ड, तो और ये बैलेंस्ड इक्वेशन का हिंदी में इसका डेफिनेशन है जो आप लिख सकते हैं। बैलेंस्ड इक्वेशन
तो आज हम डिस्कस किए केमिकल इक्वेशन और बैलेंस्ड इक्वेशन, जो कि एग्ज़ाम में पूछता है। एक डेफिनेशन के तौर पे आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड इक्वेशन, या बैलेंस्ड इक्वेशन से संतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। या और एक क्वेश्चन इससे बनता है कि केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस किया जाता है, यानी कि रासायनिक समीकरण को हमको संतुलित क्यों करना है। सो इसका आंसर है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए किसी भी रासायनिक समीकरण को बैलेंस किया जाता है। तो सिंपल है, ये पूछा जाता है कि आपको बैलेंस क्यों करना है। सो आई होप कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर अच्छा लगा क्लास को तो लाइक कीजिए। और बस मैं चाहता हूँ कि क्लास जो है बाइलिंगुअल रहे, कि आप लोग को भी, क्योंकि किसी के साथ प्रॉब्लम है लैंग्वेज का, तो वो भी इस वीडियो से बेनिफिट ले सके। सो आज के लिए इतना ही। कल हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन। कल आपका टॉपिक रहेगा रिएक्शन एंड इट्स टाइप, यानी कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो कितने तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं ये हम कल डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। बाय।